देख लेते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द भेद। दूसरा है व्युत्पत्ति की दृष्टि से। तीसरा रूपांतरण की दृष्टि से। और चौथा है अर्थ की दृष्टि से। तो पहले हम अध्ययन करेंगे विकास या उद्गम की दृष्टि से। तो विकास या उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 5। पहला होता है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज और पांचवा संकर शब्द। तत्सम देख लीजिए, इसका संधि विच्छेद होता है तत् धन सम, अर्थात उसके समान। संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में ठीक उसी तरह उपयोग किए जाते हैं जैसे संस्कृत में। तो इससे आप क्या समझे कि पहली बात तो जो तत्सम शब्द होता है वह संस्कृत का शब्द होता है, ठीक है। जिस प्रकार हम संस्कृत में उस शब्द को इस्तेमाल करेंगे, हिंदी में भी हम उस शब्द को वैसे ही प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं सर्वदा, सर्वदा, राष्ट्र, सूर्य, पत्र, चंद्र, दुग्ध, घृत, ग्रह, कर्म। इनको संस्कृत और हिंदी में एक जैसा इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है तत्सम शब्द। बहुत ही सरल है। दूसरा देखें तद्भव, संधि विच्छेद होगा तद धन भव, उत्पन्न होना या विकसित होना। अब देखिए क्या लिखा है, उत्पन्न होना या विकसित होना। उत्पन्न किससे होगा? भाई पहले कुछ ना कुछ रहा होगा, उसी से तो उत्पन्न होगा ना। तो अर्थात जो संस्कृत से उत्पन्न होकर विभिन्न कालखंडों में, जैसे प्राकृत पाली, अपभ्रंश से होते हुए हिंदी भाषा में आए हैं। क्या कहा यहाँ पर? ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न होकर कालखंडों में प्राकृत, पाली व अपभ्रंश से होते हुए हिंदी भाषा में आए हैं, उन्हें तद्भव कहा जाता है। जैसे कृष्ण से विकसित होकर बना कान्हा। कृष्ण से विकसित होकर क्या बना? कान्हा, ठीक है। अब उदाहरण यहाँ पर देख लीजिए। अब हम कहें कर्पूर, संस्कृत में कर्पूर कहा जाएगा, वहीं हिंदी में हम कहेंगे कपूर। उसी प्रकार से हिंदी में अगर हम आग बोलते हैं तो संस्कृत में कहा जाएगा अग्नि। तो उसका हिंदी रूपांतरण ही क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाएगा। आप यहाँ पर कुछ शब्द देख सकते हैं, उनके तद्भव व तत्सम रूप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे अक्षर को कहा जाएगा अक्षर, आँख अक्षी, आज अग, आप आत्मा, छाया छत्र, छेद छिद्र, छुरी छुरिका। इस प्रकार से आप शब्दों को अध्ययन कर लेंगे जो कि तत्सम से तद्भव बने हैं, ठीक है। तीसरा हम अध्ययन करेंगे देशज शब्द का। वैसे शब्द जो विभिन्न भारतीय भाषाओं या बोलियों से हिंदी में आए हैं, इनका संस्कृत से कोई संबंध नहीं, ठीक है। जैसे खिड़की, गाड़ी, छाता, बेटा, पगड़ी या कटोरा। ये ऐसे शब्द हैं जिनका संस्कृत से कोई संबंध नहीं है। ये भारतीय भाषाओं और बोलियों से निकल करके हिंदी के अंतर्गत आ गए हैं, इन्हें देशज शब्द कहा जाएगा। चौथा है विदेशज। वैसे शब्द जो न तो संस्कृत के हैं और न ही हिंदी या अन्य बोलियों के हैं, वे विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं। जैसे स्कूल, डॉक्टर, स्टेशन, स्लेट, मीटर, बॉक्स, बटन, अफसोस, दाग, दोस्त, इनाम, गुस्सा, कुली, चकमक, तलाश। इसके अतिरिक्त और कई सारे शब्द हैं, मैंने यहाँ पर कुछ ही शब्द लिखे हैं। तो ये शब्द ना तो भाई हमारे देसी हैं, ठीक है, ना संस्कृत से आए हैं, ना हिंदी की किसी बोली से आए हैं या भारत की किसी बोली से आए हैं, ठीक है। ये क्या है? विदेशी भाषाओं से हिंदी के अंतर्गत आए हैं, इसीलिए इसे विदेशज शब्द कहा जाता है। दूसरा हम देख लेंगे व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द में भेद। हमने आपको 4 प्रकार बताए थे ना, तो ये दूसरा प्रकार है।
तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के होते हैं 3 वेग। एक होता है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। तो हम पहला देखेंगे रूढ़ शब्द। जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते आ रहे हैं, जिनका खंडन करने पर उनका जो अर्थ है वो समाप्त हो जाता है या निरर्थक हो जाता है, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कमल। अब देखिए, अगर हम कमल का संधि विच्छेद कर दें तो क्या बन जाएगा? कोई अर्थ नहीं बचेगा। ठीक है, धन हो गया, पुस्तक हो गया, जग हो गया, नीला हो गया, तो ये रूढ़ शब्द है। इनको अगर तोड़ा जाए तो इनका कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन ये हम इन्हें प्रयुक्त करते आ रहे हैं और इनको हमें ऐसे ही प्रयोग करना होता है, तो इन्हें कहा जाएगा रूढ़ शब्द। दूसरा यौगिक शब्द। किसी रूढ़ शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग क्या होता है दोस्तों? जो शब्द के पहले प्रयोग होता है और प्रत्यय शब्द के आखिर में लगाया जाता है, या अन्य शब्द जोड़ देने पर बने शब्द यौगिक कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो रूढ़ शब्द होते हैं उनमें अगर उपसर्ग या प्रत्यय लगा करके कोई और नया शब्द बन जाता है तो वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पाठ धन शाला, क्या बनेगा? पाठशाला। ये अपने आप में अलग अलग शब्द हैं, पाठ अलग है और शाला अलग है। इसी प्रकार से धन अलग है और वान अलग है, तो धनवान मिलकर क्या बन जाएगा? धनवान। तो आप समझ गए होंगे यौगिक शब्द। तीसरा पढ़ेंगे योग रूढ़ शब्द। जो यौगिक के समान बने हैं, बने तो यौगिक के समान है, और यौगिक क्या होता है? जो रूढ़ शब्द में प्रत्यय या उपसर्ग लग के बनते हैं। ठीक है, जो यौगिक के समान बने हैं परंतु समान अर्थ, सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। अब देखिए कैसे, ये पंकज शब्द हमने रूढ़ में भी लिया था। अब देखिए पंक धन ज, क्या बना? पंकज बना। ठीक है, अब पंकज का जो इस्तेमाल है वो हम पर्यायवाची में भी करते हैं। तो पंकज का जो पर्यायवाची क्या होता है? कमल होता है, नहीं होता है? कमल होता है ना, तो कमल के लिए हम पंकज का प्रयोग करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तीसरा देखते हैं रूपांतरण की दृष्टि से शब्द में भेद। रूपांतरण की दृष्टि से 2 प्रकार के शब्द होते हैं, एक होता है विकारी, एक होता है अविकारी। अब देख लीजिए विकारी शब्द क्या होता है। इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं, अर्थात जिन शब्दों के लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन हो जाए वे विकारी शब्द होते हैं। क्या कह रहा है? लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाए तो वे विकारी शब्द कहलाएंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं। लड़का फल खाता है। ठीक है, दूसरा लड़के फल खाते हैं, तीसरा लड़कों ने फल खाया। तो देखिए जो लिंग है और वचन है, भाई खा रहे हैं, खाते हैं, खाया है, इनके अनुसार पूरा जो अर्थ है वो बदल जाता है। तो संज्ञा एवं क्रियापद में जब परिवर्तन हो रहा है तो क्या कहलाएगा? विकारी शब्द। दूसरा देखें, सर्वनाम विशेषण में परिवर्तन हो, मैं अच्छा हूँ, हम अच्छे हैं। यहाँ पर देखिए सर्वनाम और विशेषण में परिवर्तन हो रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा? विकारी शब्द। अगर हम बात करें अविकारी शब्द की, तो इसके अंतर्गत विशेषण, संबोधक, समुच्चयबोधक और विस्मयादि बोधक आते हैं, अर्थात सभी परिस्थितियों में अपने रूप को एक समान रखने वाला, अर्थात अविकारी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ रहे हो आप? ठीक है, एक एग्जाम्पल देखें, वे धीरे धीरे खाते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्रिया विशेषण पद की, कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो धीरे धीरे सेम बना हुआ है, मैं धीरे धीरे खाता हूँ, बिल्कुल सेम है। वह धीरे धीरे खाते हैं, बिल्कुल सेम है। लड़के धीरे धीरे खाते हैं, बिल्कुल सेम है। तो आप देख रहे हैं कि क्रिया विशेषण पद में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो ये शब्द क्या हो जाएगा? अविकारी शब्द।
और चौथा अंतिम आप देखें अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद। तो इसके अंदर आ जाता है आपका पर्यायवाची शब्द जिनका